तो आज बात करते हैं उस किताब की जिसने मतलब लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बहुत ही प्रभावशाली किताब है। ये सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं देती, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे के बारे में हमारी सोच ही वही तय करती है सब कुछ। बिल्कुल, सोच का ही फर्क है। कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। उनकी सलाह एकदम अलग थी। चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। ओके। एक तरफ थे कियोसाकी के अपने पिता, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे, अच्छी सरकारी नौकरी वाले। बिल्कुल, सुरक्षित भविष्य, पेंशन, इसी सब पर यकीन रखते थे। हाँ। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, अमीर डैड, जो दिलचस्प बात है, स्कूल ड्रॉप आउट थे। हाँ, लेकिन बिजनेस और निवेश से करोड़पति बने। और उनकी दुनिया देखने का नजरिया एकदम अलग। और यही विरोधाभास किताब का बिल्कुल आधार है। ये सिर्फ दो अलग सलाहें नहीं थी। नहीं, ये पैसे को लेकर, काम को लेकर, यहाँ तक कि जिंदगी को लेकर दो बिल्कुल अलग फलसफे थे। सही। एक सुरक्षा पर था, दूसरा स्वतंत्रता पर। सही। बचपन के अनुभव कियोसाकी की सोच पर बहुत गहरा असर डालते हैं, है ना? बिल्कुल, वही उनकी नींव बनते हैं। अमीर डैड का एक सबक जो मुझे हमेशा चौंकाता है, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं। हाँ। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। कितना बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। गरीब डैड का रास्ता सीधा था, स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी पाओ, रिटायर हो जाओ, जो हम सब सुनते आए हैं ज्यादातर। हाँ। पर अमीर डैड कहते थे, अरे ये तो चूहा दौड़ है, इससे सच्ची आजादी कभी नहीं मिलने वाली। बिल्कुल सही। उनका फोकस होता था संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर। हाँ, एसेट्स। संपत्ति यानी ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, तब भी जब आप मान लीजिए सो रहे हो। जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे किराए की प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक या बॉन्ड से मिलने वाला डिविडेंड या ब्याज, या आपका अपना कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे। अच्छा। या फिर मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी या संगीत बनाया, उससे रॉयल्टी आ रही है। ये सब पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम मतलब जिसके लिए लगातार खटना न पड़े। हाँ, वो मेहनत के बजाय लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने थोड़े से पैसे या समय से कहीं ज्यादा बड़ा नतीजा हासिल करना। और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात आती है जो इस किताब ने इतनी मशहूर कर दी, संपत्ति और देनदारी का फर्क, एसेट और लायबिलिटी। हाँ, ये कोर कॉन्सेप्ट है। परिभाषा कितनी सीधी है। संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। सुनने में आसान है, पर ज्यादातर लोग इसे असल जिंदगी में लागू नहीं कर पाते। क्यों? कहाँ गलती होती है? आम गलती ये है कि लोग अपने बड़े घर या नई गाड़ी को संपत्ति मान लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। जबकि अगर आपने लोन लिया है तो उसका EMI है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस, टैक्स, ये सब पैसा लगातार आपकी जेब से निकाल रहे हैं। तो वो असल में देनदारियां हुई, लायबिलिटीज। बिल्कुल। सिद्धांत ये है, पहले संपत्ति खरीदें, फिर उन संपत्तियों से जो इनकम हो रही है उससे अपनी पसंद की चीजें या देनदारियां खरीदें। मतलब पहले कमाई का जरिया बनाओ, फिर खर्च करो। प्राथमिकता बदलनी होगी। हाँ, अमीर दिखने से पहले अमीर बनना होगा। निवेश पहले, विलासिता बाद में। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। अमीर डैड ने एक और चीज पर बहुत जोर दिया, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका मतलब स्कूल कॉलेज की डिग्री से नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका इशारा था वित्तीय साक्षरता की तरफ, फाइनेंशियल लिटरेसी। अच्छा, तो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब क्या? मतलब ये समझना कि पैसा काम कैसे करता है, टैक्स आपकी कमाई को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, किसी कंपनी या अपनी खुद की बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, मतलब संपत्ति और देनदारियों का पूरा हिसाब, और जोखिम को मैनेज कैसे करें, उससे डरे नहीं, और सबसे जरूरी पैसिव इनकम कैसे बनाएं। ये चीजें स्कूल या कॉलेज में अक्सर सिखाई नहीं जाती। सही बात है। इसीलिए कई पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में संघर्ष करते दिखते हैं। बिल्कुल। तो ये बात सही है कि किसी की नौकरी या तनख्वाह उन्हें अमीर नहीं बनाती, नहीं, बल्कि वो उस पैसे का करते क्या हैं, उससे फर्क पड़ता है। वही असल चीज है। किताब डर और लालच जैसी भावनाओं पर भी बात करती है। ये भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि पैसे से जुड़े फैसले अक्सर भावनाओं से प्रभावित होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ डर के मारे, नौकरी खोने का डर या बिल ना चुका पाने का डर, ऐसी नौकरी करते रहते हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं। में आकर जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों के पीछे भागते हैं और नुकसान उठाते हैं। हाँ, वो भी होता है। तो अमीर डैड सिखाते हैं कि भावनाओं में बहकर फैसले मत लो, तर्क का इस्तेमाल करो, हिसाब लगाओ, सवाल पूछो। मतलब राजी दिमाग से सोचो। हाँ, जोखिम से डरो मत, उसे समझो और मैनेज करना सीखो। डर और लालच बहुत शक्तिशाली भावनाएं हैं।
अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे तो वो आपको कंट्रोल करेंगी, और अगर समझ लिया तो आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वित्तीय फैसले ठंडे दिमाग और विश्लेषण से लेने चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। ये बहुत गहरी बात है। और आखिर में करियर और व्यवसाय का फर्क। गरीब डैड कहते थे अच्छा कर्मचारी बनो, हाँ, नौकरी पर फोकस था। और अमीर डैड कहते थे मालिक बनो। बिल्कुल, ओनरशिप माइंडसेट। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को नौकरी छोड़कर तुरंत बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। नहीं, तो फिर क्या? बल्कि ये समझना जरूरी है कि बिजनेस काम कैसे करता है, भले ही आप नौकरी में क्यों ना हो, क्योंकि बिजनेस मालिकों को अक्सर टैक्स के नियम ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। अच्छा, वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी पैसा कमाते रहें। वो अपना समय बेचकर पैसा नहीं कमाते, वो वैल्यू बनाकर पैसा कमाते हैं। तो सोच को कर्मचारी वाली मानसिकता से मालिक वाली मानसिकता में बदलना जरूरी है। हाँ, वो बदलाव जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से अगर कुछ जरूरी बातें याद रखनी हो तो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि अपनी संपत्ति और देनदारियों को पहचानना और ट्रैक करना सीखें। हाँ, वो एसेट लायबिलिटी वाला फर्क। जो चीज पैसा नहीं ला रही वो संपत्ति नहीं, शायद देनदारी है। बिल्कुल। दूसरी बात, अपनी वित्तीय शिक्षा पर लगातार निवेश करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, सीखें। ज्ञान ही शक्ति है ना? हाँ, और तीसरी बात, सिर्फ चीजों के उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर बनने के बजाय कुछ बनाने या कहीं निवेश करने की सोचें। चाहे शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, एक छोटा साइड बिजनेस या थोड़ा सा निवेश। निर्माता बने, सिर्फ उपभोक्ता नहीं। एग्जैक्टली। तो लगता है रिच डैड पुअर डैड का असली संदेश पैसे से ज्यादा मानसिकता के बारे में है। उस पारंपरिक चूहा दौड़, कमाना, खर्च करना, उधार लेना, उससे बाहर निकलना। हाँ, और अलग तरह के सवाल पूछना शुरू करना, जैसे कि मेरा पैसा मेरे लिए कैसे काम कर सकता है? बिल्कुल। और यही से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? कि इस सारी जानकारी के बाद अगर कोई अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करना चाहे तो उसका पहला सबसे व्यावहारिक कदम क्या होना चाहिए? ऐसा कदम जो न तो डर से प्रेरित हो, न ही लालच से।